गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अखिलेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एल1 क्लासेस में दोस्तों। और जैसा कि हम लोग लेक्चर जो हमारे चल रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग काफ़ी बार, इनफैक्ट मैं काफ़ी बार इसको चीज़ों को बता चुका हूं कि हम लोग जो स्पेशल ये क्लासेस हैं, ये एलटी टीजीटी पीजीटी जीआईसी, चूँकि एलटी के एग्ज़ाम हो चुके हैं और टीजीटी और पीजीटी की जो अपकमिंग जो डेट्स हैं वो भी अनाउंस हो चुकी हैं। वो आप सभी लोगों को पता है उनके एग्ज़ाम्स कब हैं। और इसके अलावा सहायक प्राचार्य मतलब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो उन सब चीज़ों से तो मेरे ख़्याल से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो हम लोग पिछले कुछ लेक्चरों से साथ में हैं, काफ़ी समय से, इनफैक्ट काफ़ी समय से हम लोग साथ में हैं। और जो लोग भी मुझे देखते हैं या फिर जो कुछ लोगों ने जो जॉइन कर रखा है, उन लोगों का बहुत-बहुत आभार। स्टार्टिंग में हमेशा ही आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि ज़रूरी है भाई, आभार प्रकट करना तो बहुत ही आवश्यक एक अवयव टाइप का हो जाता है। तो ये जो लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर हमारा 4th लेक्चर है, 4th प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम कंबाइंड इतिहास को लेके चल रहे हैं। मतलब इसमें पूरे इतिहास की बात होगी, पूरे इतिहास से जुड़े हुए 50 या 50 के लमसम क्वेश्चन्स होंगे, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसमें कोई ये 50 क्वेश्चन में कोई बेंचमार्क नहीं है कि किससे कितने हैं, ठीक है? कभी-कभी हो सकता है हम मॉडर्न काफ़ी मॉडर्न क्वेश्चन काफ़ी डाल सकते हैं। कभी हो सकता है कि एंशिएंट के ज़्यादा होंगे, मॉडर्न के कम होंगे, कभी मिडल तो इस तरीके से कोशिश करेंगे बैलेंस बनाने की। इक्वली सब में डिवाइड नहीं होंगे, तो कहीं किसी में पोर्शन कुछ ज़्यादा होंगे। आज का जो लेक्चर होने वाला बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन के साथ-साथ बहुत कह सकते हैं कि एवरेज से थोड़ा-सा अच्छे क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों का बहुत-बहुत आभार रहेगा, बल्कि ये हर्ष की बात होगी अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ, जो-जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाएँगे तो उनका बहुत-बहुत आभार रहेगा, तो हम लोग जल्दी से शुरू कर पाएँगे। क्योंकि थोड़ा-सा जो बच्चे लेट आते हैं, क्या होता है कि तो कुछ क्वेश्चन छूट चुके होते हैं उनका, तो उनको बाद में उसको एक तरीके से दोबारा से देखना पड़ता होगा। उनके समय की क्या होती है ना, बर्बादी एक तरीके से उन बच्चों की हो जाती होगी। ख़ैर चलिए, प्रैक्टिस सेट आज 4 हैं। और इसके अलावा अगर हमारी संस्था से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, चैनल आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, ये तो हमारी रिक्वेस्ट तो है ही है। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ जाइएगा, आपके सामने जो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे हमें आप लोग कॉल कर सकते हैं और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और सीधे कॉल करके भी आप हमसे किसी भी प्रकार की क्वेरी होगी तो वो क्वेरी भी कर सकते हैं और निस्संदेह हम लोग उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको आपकी जो क्वेरी उसके किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग होगी तो हम लोग उस पे ध्यान देने का ज़रूर प्रयास करेंगे, उसको सॉल्व भी करने का प्रयास करेंगे। तो 50 क्वेश्चन है दोस्तों, लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। और बाकी सब चीज़ें आप लोगों को पता है कहाँ क्या करना है, रोज़ ही बताता हूँ, तो आज भी बताना मेरा काम है और चीज़ों को आगे बढ़ाना आपका काम है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जॉइन करेंगे और अधिक से अधिक लोग जॉइन करेंगे। और लेक्चर अगर पसंद आए तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को यहाँ आने के लिए इनवाइट कीजिएगा, जो भी संपर्क में हो, जो भी जानते हों इस तरीके के पेपर्स की जो प्रिपरेशन में लगे हुए हों। तो आज प्रैक्टिस सेट 4th है, हम लोग प्रैक्टिस सेट 4th करेंगे, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 4th स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक? पहला क्वेश्चन हम लोग ठीक, पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है जो प्रागैतिहासिक काल था, उससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, ये क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? ये कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? नवपाषाण कालिक स्थल की बात हो रही है ना, कि जैसे जब प्रागैतिहासिक काल को हम लोग देखते हैं तो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? जिसमें पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और फिर नवपाषाण काल हो गया। इसके अलावा पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक? वो हम धीरे-धीरे जब इससे जुड़े क्वेश्चन आते रहेंगे तो हम लोग उसपे चर्चा करते रहेंगे, ठीक? तो क्वेश्चन सामने आपके दिया हुआ है,
तो आंसर है कोल्डी हवा, चिरान, गुफकराल और लिंग सुगुर। इनमें से किसका इसको यार स्टैंड चाहिए था। चलिए इसको इस तरीके से रख लेते हैं। तो इसमें से कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल का सर्वप्रथम सूचित करता है? तो यह कौन सा कोल्डी हवा, चिरान, गुफलराल और लिंग सुगुर। तो ये है दोस्तों लिंग सुगुर। ठीक है, क्या है दोस्तों? लिंग सुगुर है जो नवपाषाणकालीन स्थल को सूचित करता है। और इसके अलावा इसके ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, लिंग सुगुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है, साउथ में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने बूचड़ खाना। बूचड़ खाना आप लोग जानते होंगे बूचड़ खाना क्या होता है। क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बूचड़ खाने का महदहा से, चुपानी मांडो से, दमदमा से और सराय नाहर राय से। कहाँ से जो बूचड़ खाने का जो प्रमाण मिलता है, किस स्थान से मिलता है? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, महदहा, चुपानी मांडो, दमदमा और सराय नाहर से। तो ये दोस्तों मिलता है दमदमा से। देखिए अ, महदहा से, सॉरी, ये मिलता है महदहा से। कहाँ से मिलता है? महदहा जो स्थल है उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ है उस जिले में पड़ता है। और इसी से ही इसी क्षेत्र का ही एक और स्थान है जो सराय नाहर राय नाम से भी जाना जाता है उस स्थल को। ठीक है, 2 स्थल हैं महदहा, हालाँकि इनफैक्ट 3 स्थल हैं, महदहा, दमदमा और सराय नाहर राय। ठीक है, ये तीनों स्थल कहाँ से मिले हैं? ये प्रतापगढ़ जिले से मिले हैं। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सराय नाहर से भी इस प्रकार के कुछ साक्ष्य मिले हैं कि बड़ी संख्या में वहाँ पे सींग और अस्थि पंजर वगैरह मिले हैं। लेकिन महदहा से एक स्पेशली बूचड़खाना मिला है, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? और निवास स्थान मिले हैं। और इसका जो अन्वेषण किया था वो जी.आर. शर्मा ने किया था। किसने किया था? जी.आर. शर्मा ने इनका अन्वेषण किया था। तो इसका राइट आंसर होगा महदहा। ठीक है, कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। कभी-कभी ये महदहा, ये सराय नहर राय से सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार कहाँ से मिले थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार कहाँ मिले थे? इससे पिछले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें रॉबर्ट ब्रूस फुटे से हमने क्वेश्चन किया गया था। उसमें पूछा गया था कि उन्होंने कब इसका अन्वेषण किया था, मतलब कब उन्हें ये मिला था। तो अब कहाँ मिले थे? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कहाँ मिला था। बदमदुरै, अत्रिमपक्कम, पल्लवरम और संगतगल्लू। कहाँ मिला था दोस्तों? तो ये मिला था पल्लवरम में। पल्लवरम कहाँ पड़ता है? मद्रास। कहाँ पे पड़ता है? मद्रास। कहाँ से? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा बदमदुरै, अत्रिपक्कम में भी हस्तकुठार मिले हैं, लेकिन इसके बाद मिले हैं, सबसे पहले मिला है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हमारे सामने प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलते हैं? प्राचीन भारत में जो कृषि का प्राचीनतम उल्लेख है वो कहाँ हम लोग को उपलब्ध है? कहाँ से मिले हैं? ठीक है, बोरी से, मेहरगढ़ से, इनाम गांव से और गिलिंद से। कहाँ से मिले हैं? एग्रीकल्चर के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं कहाँ से मिले हैं? दोस्तों इसमें जो चीज़ें हैं वो जान लेना आपके लिए थोड़ा-सा ज़रूरी होगा, क्योंकि इस सेक्टर से, इस हिस्से से जो ये क्वेश्चन है, इससे जुड़े हुए 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और जो अक्सर घूम-फिर के पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने मौजूद है, ठीक है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ठीक है? इसके अलावा इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका सबसे पहला आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान, बलूचिस्तान 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 में। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए मेहरगढ़ में। आशीष निगम, ठीक है, 4 का बी। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। फिर इसके बाद ये आप लोगों को जानने की ज़रूरत होगी, इसमें जो कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं 7000 ईसा पूर्व मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक, ये इसका एक तो ये क्वेश्चन बनता है। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है। एक यहाँ से उत्तर प्रदेश में एक संत कबीर नगर है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान, एक जिला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का एक स्थान है लहुरदवा, लहुरदेव या लहुर देव, इस तरीके से संत कबीर नगर का, संत कबीर नगर। ठीक है,
कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कहा है कि चावल के साक्ष्य मिले हैं, कितने साल पुराने हैं? ये कम से कम 8 से 9,000 साल पुराने हैं, ठीक है, 8 से 9,000 साल ईसा पूर्व पुराने हैं, ठीक है। चावल के साक्ष्य मिले हैं, गुड इवनिंग, ठीक है, 8 से 9,000 साल पुराने मिले हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे लहुर दवा। और एक और है यहाँ पे, ठीक है, कोल्डी हवा नाम का एक जगह और है, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका प्रयागराज में है, ठीक है, बेलन नदी घाटी, प्रयागराज, प्रयागराज या इलाहाबाद, ठीक है, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी, सॉरी, बेलन नदी घाटी, ठीक। और यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं, ये लगभग 6,500 साल पुराने हैं, ठीक है, 6,500 ईसा पूर्व, ठीक। ये 3 यहाँ पे हैं, 3 चीज़ें आपके सामने हैं। चूँकि यहाँ पे लहुर देवा नहीं है तो मेहरगढ़ बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि मेहरगढ़ 7,000 साल पुराना है। इसके अलावा कोल्डी हवा से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं, काहे के? चावल के उगाने के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा से भी चावल के उगाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। और मेहरगढ़ से गेहूँ, मेहरगढ़ से गेहूँ, ये तीनों क्वेश्चन हैं, ये यहाँ एक क्वेश्चन से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो अक्सर घुमा फिरा के यही क्वेश्चन यही इसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर मेहरगढ़ नहीं है, अगर लहुर देवा है और मेहरगढ़, कोल्डी हवा और लहुर देवा तीनों है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको सबसे ज़्यादा ये आंसर चूज़ करना है लहुर देवा, क्योंकि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लहुर देवा से मिलते हैं, जो 8,000 से 9,000 ईसा पूर्व पुराने हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर लहुर देवा ना हो और अगर मेहरगढ़ और कोल्डी हवा हो तो आपको सिर्फ मेहरगढ़ चुनना है, क्योंकि मेहरगढ़ 7,000 वर्ष ईसा पूर्व पुराना है, कोल्डी हवा 6,500 ईसा वर्ष पुराना है, ठीक है, या 6,000 ईसा वर्ष पूर्व पुराना है, ठीक है। तो इस क्रम में आप चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और प्राचीन इतिहास में ये अक्सर पूछा जाता रहता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मोहनजोदाड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी 6 से 10 मीटर, 7 से 11 मीटर, 8 से 12 मीटर, 10 से 14 मीटर। एवरेज की बात हो रही है, एवरेज कितनी थी? ठीक है, इससे पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि एक सिंधु घाटी सभ्यता में एक सड़क मिली है जिसको इतिहासकारों ने 5 का है, जिसको इतिहासकारों ने राजपथ का नाम दिया है। तो इसमें है एवरेज जो उसकी चौड़ाई हुआ करती वो 6 से 10 मीटर हुआ करती थी। लेकिन एक जिसको राजपथ की जो संज्ञा दी गई है, राजपथ, ठीक? जिसको हम लोग आजकल के देखने राजमार्ग कह सकते हैं, नेशनल हाईवे जिसके हम लोग आज के अगर देखें तो उसकी जो हाइट थी वो 9.15 थी, ठीक है? 9.15 मीटर। 9.15 मीटर उसको राजपथ की संज्ञा दी गई है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैं देख लूँगा, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ इसमें, हो सकता है 9.115 मीटर, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, हाँ, 9.15 मीटर, ठीक। क्योंकि ये ऐसा ना, इसको इतिहासकारों ने राजपथ बोला है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। 6 पे मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा? किस स्थान का जो संदर्भ है सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया गया है, जो यहाँ की मोहरें वहाँ मिली हैं, ठीक है? या वहाँ की मोहरों में किस नाम से उसको संदर्भित किया गया है? महारथी, दिलबुट, मेलुहा, मकान, ठीक है? किस नाम से संदर्भित किया गया है? तो ये नाम से संदर्भित किया मेलुहा। मेलुहा का जो संदर्भ है सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया गया। अभिनव बिल्कुल ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 2 और नाम आपके सामने उपस्थित, देखिए यहाँ से थोड़ा-सा हम लोग डिस्क्राइब करते हुए इसलिए चल रहे हैं ताकि थोड़ा-सा कुछ और अगर पॉइंट अगर आपके पास हो तो वो भी आप लोग जान जाएँगे। हालाँकि आप सभी लोग ज्ञानी लोग हैं और जान भी पता भी होगा, लेकिन बताना मेरा काम है, वो बस अपना काम कर रहा हूँ। 2 और जो ट्रेड होता था, जो ट्रेड का जो रूट था सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में, उस ट्रेड रूट में 2 स्थान पड़ते थे, एक दुलमुन और माकरान, ठीक है? ये मकान जिसको हम लोग माकरान तट भी बोलते हैं, माकरान तट, ठीक? कहाँ पड़ता है माकरान तट? पाकिस्तान में। दिलमुन है, दिलमुन की जो पहचान की गई वो बहरीन द्वीप से की गई है, बहरीन से। क्या की गई है? बहरीन से। दिलमुन की जो पहचान की गई है, बहरीन से की गई है। ये दोनों का काम क्या करता था? ये लोग बिचौलिए का काम करते थे।
मैडम मीडिएटर का काम करते थे, खास तौर से दिलमुन बहरीन एक मीडिएटर का कार्य करता था, ठीक है? तो आंसर इसका राइट आंसर मेल हुआ है, ठीक? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? दिल जो मीडिएटर का जो काम करता था दिलमुन गुड नाइ अरे गुड नाइट, गुड इवनिंग अभी गुड नाइट का समय नहीं हुआ है, अभी गुड नाइट का समय नहीं है, गुड इवनिंग, ठीक है? रमाकांत माझी, हाय, ठीक है? गुड इवनिंग रमाकांत, ठीक है? तो अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन-सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? पीडीएफ हरियाणा में नहीं है, ठीक है? कौन-सा हरियाणा में नहीं है? रोपड़, बनवाली, राखीगढ़ और मीठाटल, ठीक है? इसमें से हरियाणा में कोई नहीं है, ठीक है? हरियाणा में कौन-सा नहीं है? देखिए रोपड़ है, बनवाली है, राखीगढ़ी और मीठाठल ठल है। कौन-सा नहीं है हरियाणा में? रोपड़, ठीक है? रोपड़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? रोपड़ पड़ता है पंजाब में। ठीक है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है और 7th का ये, ठीक है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, अभिनव को पता होगा कि जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत के आज़ाद होने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन-सा पहला स्थल था जो जिसका अन्वेषण किया गया था, जिसकी खुदाई प्रारंभ की गई थी भारत की आज़ादी के बाद, ठीक? अगर पता हो तो बताना ज़रूर। ये इनफैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, वनडे अंडे में अक्सर पूछा जाता रहता है इस प्रकार का क्वेश्चन, कुछ जो थोड़े से सॉरी। निम्न हड़प्पा स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदाड़ो और सुतकोटदा, ठीक? रोपड़, हाँ बिल्कुल ठीक है। 1953 में रोपड़ ऐसा पहला स्थान था जो भारत की आजाद होने के बाद पहली बार उसको अन्वेषण किया गया था, उसकी खुदाई प्रारंभ की गई थी, खोजा गया था, ठीक? बढ़िया। ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के देखो खेती के 2 साक्ष्य मिले हैं, एक तो यहाँ से, एक यहाँ से। और इन दोनों जगह से चावल के उपजाने के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका आंसर होगा 1 और 2, ठीक? और इसके अलावा सुरकोटदा से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? कलश समाधान और अस्थि पंजर। ये भी 2 पूछे जाते हैं, खास तौर से इसमें अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर से बारे में सवाल पूछा जाता है, वो उसका बहुत अच्छा आंसर है ये। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, या किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनवाली, कहाँ से प्राप्त हुआ है? 8 का ए, ठीक है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से, ठीक? 9th का ए है, ठीक है? 9th का ए है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, 9th का ए मोहनजोदाड़ो, ठीक? तो आगे चर्चा करते हैं। 8 का सी था क्या? 8 का सी नहीं है भाइयों, दोस्तों, मित्रों, 8 का सी नहीं है, 8 का होगा ए। चलिए आगे चलते हैं, 10th पे आ जाते हैं फटाफट। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता क्या कहती है? वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो वैदिक सभ्यता है और उससे जुड़े हुए जो ब्राह्मण हैं, जो लेख लिखे गए हैं या जो वेद हैं और उससे जुड़े हुए जो ब्राह्मण हैं, उन पे चर्चा की गई है, वो हमें बताना है। जैसे ऋग्वेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण कौन-सा है? ठीक है? ऋग्वेद से जुड़े हुए 2 ब्राह्मण हैं, एक कौशिकी ब्राह्मण है और इसके अलावा एक ऐत्रेयी ब्राह्मण है, ठीक? और इसके अलावा यजुर्वेद से जुड़े हुए मैंने बताया बहुत सारे ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण है, मैत्राणी ब्राह्मण है और तुम्हारा काठक है, ठीक? कठ है, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है? और सामवेद से पंचविंश ब्राह्मण है, ठीक है? अथर्ववेद से गोपथवाद। अथर्ववेद का सिर्फ़ एक ब्राह्मण है जिसको हम लोग गोपथ ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, तो आंसर हो गया 1 का 2, बी का 1, 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ठीक? सी आंसर होगा 10 का। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्वु शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, बौधायन धर्म सूत्र से, वशिष्ठ धर्म सूत्र से। पुनर्वु शब्द, जैसे पुनर्वु शब्द जो होता है, जो विधवा विवाह, मतलब उसमें से विधवा विधा विधा जो विधवाएं महिला होती थी, उनका जब विवाह होता था तो उन्हें पुनर्वु कहा जाता था, ठीक है? तो यानी कि विधवा विवाह के उस समय साक्ष्य मिलते हैं, और ये साक्ष्य कहाँ मिलते हैं दोस्तों? ये साक्ष्य मिलता है हमको अथर्ववेद में।
कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है 12वां। ऋग्वेद में किस नदी को अमृतमय, नदीतमय और देवीतमय कहा गया है? ऋग्वेद में किस नदी को अमृतमय, नदीतमय और देवीतमय कहा गया है? ठीक, तो कहा गया है सिंधु नदी को, वितास्ता नदी को, परशुराणी नदी को और सरस्वती नदी को। जी, 11 का बी, 11 का बी, ठीक। किसको कहा गया है? ठीक है, 12 का डी, ये कहा गया सरस्वती को। यहाँ पे एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है, जो सरस्वती नदी है वो ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी माना गया है, इसलिए उसको अमृतमय, नदीतमय और देवीतमय कहा गया है। लेकिन जब अगर बात चर्चा की हो जाएगी तो सबसे अधिक बार चर्चा की गई है सिंधु नदी को, ठीक है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती और सबसे अधिक बार चर्चा हुई है सिंधु नदी की, ठीक? और इसके अलावा परशुराणी नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इस नदी के किनारे ही क्या एक युद्ध हुआ था। दशराग युद्ध। सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? तो ये है 7 पग चलना, 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना, किसी व्यक्ति के साथ 7 पग चलना या उपयुक्त में से कोई नहीं। सप्तपदी का अर्थ क्या है? सप्तपदी का अर्थ बताइए। देखिए, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लस दूसरे मित्रों यारों को भी आगे इसको सेंड कीजिएगा। 7 प्रतिज्ञा या 7 वचन, ये जो विवाह के समय में जो 7 प्रतिज्ञा 7 वचन होते हैं, ये विवाह के समय की चर्चा हो रही है। 14 है। देखिए, आज जो क्वेश्चन है वो पीजीटी के लायक क्वेश्चन है, जो है मोस्टली जो जो क्वेश्चनों का आज जो संयोजन किया गया है वो ज़्यादातर पीजीटी को बहुत वैरी करते हैं। पीजीटी पीजीटी को टीजीटी को, इस तरी प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादातर उसी में आते हैं। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, षष्ठ मंडल और दशम मंडल। किस सूक्त में? जैसे जब वैदिक काल आप नदियों की बात करेंगे तो कई इसमें चीज़ें थोड़ा-सा डिस्प्यूटेड हो जाती हैं। कई जगह जैसे 25 नदियों की चर्चा की गई है, कहीं 24 लिखा हुआ है, कहीं 25 लिखा हुआ है। लेकिन जो उस समय जो सबसे अधिक जो नदियों की चर्चा की गई है, मेरे ख्याल से 24 नदियाँ हैं, जो पूरे वैदिक काल में आपको देखने को मिलती है, जिसकी उसमें चर्चा की गई है, किसमें चारों वेदों में जिसकी चर्चा की गई है। प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, षष्ठ और दशम मंडल। किस मंडल में कहा गया है? ये कहा गया है दशम मंडल। दशम मंडल में बहुत सारी चूते, संवाद सूक्त है और नदी सूक्त है और जो जिसमें पुरुष सूक्त है, कई सारे सूक्त इसमें दिए गए हैं, तो ये थोड़ा-सा मंडल इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस वजह से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? प्रथम जैन समिति, सॉरी, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? भद्रबाहु ने, गर्दभील ने, स्थूलभद्र ने और देवाद्री गणी ने, ठीक है? प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? आप सभी लोग जानते होंगे, जब प्रथम जैन समिति कब आहूत की गई थी? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन समिति आहूत आहूत की गई थी और आहूत जो करने वाले थे वो थे स्थूलभद्र, ठीक है? और स्थूलभद्र आहूत करने वाले थे। ऐसा हुआ था जब पटना में, सॉरी, जब पाटलिपुत्र में, या फिर जो कह सकते हैं जब मगध साम्राज्य में जब बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था, जिससे निपटने में चंद्रगुप्त मौर्य बहुत अधिक सफल नहीं हो पाए थे। तो इसी कारणवश उन्होंने जो अपना जो साम्राज्य था, उसके जो पद थे, जो सर्वा बने हुए थे, उन्होंने उसको त्याग दिया और जैन धर्म को ग्रहण करके वो जो एक जैन आचार्य थे भद्रबाहु, जो इनके गुरु थे, उनके साथ ही कहाँ चले गए? साउथ में कहाँ गए थे? कर्नाटक, श्रवणबेलगोला में, ठीक है? वहाँ गए थे, वहाँ उन्होंने तपस्या की और संथरा या फिर संथरा या जो दूसरी एक विधि होती है, नाम इस संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक? और जब वो लौट के आए भद्रबाहु, जब भद्रबाहु लौट के आए तो उन्होंने स्थूलभद्र को उसका आचार्य मानने से इनकार कर दिया। तो पहली जो जैन समिति बनी थी वो स्थूलभद्र के संगति जो अनाउंस हुई थी, उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। कौन-सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? कौन-सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव। त्रिरत्न में विश्वास करता है, तो ये मुख्य रूप से जैन धर्म है। हालाँकि जो त्रिरत्न की संकल्पना है मुख्य रूप से जैन धर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है तो बुद्ध, धम्म, संघ, तो ये त्रिरत्न ये हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। और जो जैन धर्म की मुख्य रूप से जो संकल्पना है वो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। दर्शन, ज्ञान और आचरण, ठीक? अगला है 17वां क्वेश्चन।
बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। किसके समय में हुई थी? जो कुषाण शासक थे कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन और कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र थी। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष थे। ठीक है। पिपर हवा जिसका समीकरण कपिल वस्तु से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बस्ती में, बहराइच में, सिद्धार्थनगर में, संत कबीर नगर में। ठीक, कहाँ पे स्थित है? पिपरवा। ठीक है। इसका जो समीकरण किया जाता है वो सिद्धार्थनगर से किया जाता है, 18 का सी। ठीक है। कहाँ से किया जाता है? सिद्धार्थनगर से किया जाता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है सिद्धार्थनगर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 19। पशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था? पशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था? लकुलिश, भैरव, मतेंद्रनाथ और अल्ल प्रभु। ठीक है। कौन था पशुपत संप्रदाय का? तो ये थे लकुलिश। ठीक है। लकुलिश क्या थे? जो पशुपत संप्रदाय जो है, जो शैव धर्म के मानने वाले लोग हैं। ठीक है। 18 का सी। ओके। ठीक है। 19 का ए, 18 का सी। 18 का सी था क्या? एक मिनट। ठीक है। लकुलिश थे जो 19 का ए। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल ठीक है। 19 का ए। लकुलिश जो शैव जो संप्रदाय थे कई भागों में विभाजित था, जिसमें पशुपत संप्रदाय था और एक लिंगायत संप्रदाय था, कपालिक थे और कालमुख संप्रदाय था, कालचक्र। कई सारे ऐसे संप्रदायों में डिवाइड था, जिसमें से पशुपत संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है, जिसकी व्याख्या हम लोग कई जगह देखने को मिलती है। और इसका जो सबसे प्राचीनतम अंकन मिलता है वो किसके? जो कनिष्क के कुषाण जो शासक थे हुविस्क के सिक्कों पे इनका जो पशुपत संप्रदाय है इनका सबसे प्राचीन अंकन उनके हुविस्क के सिक्कों पे देखने को मिलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है क्वेश्चन। लकुलिश। और इनको शैव जो भगवान शिव है उनका अवतार माना जाता है। भगवान शिव के जो 18 अवतार है, उन 18 अवतारों में इनको गिना जाता है। देखिए, थोड़ा-सा बताना थोड़ा-सा ज़रूरी ये रहता है कि क्वेश्चन अगर थोड़ा-सा फिसल के इधर-उधर चला जाए तो आप लोग उसमें कहीं से नुकसान ना उठाएँ आपको। तो 16 महाजनपदों में मगध के उदय के बारे में निम्नलिखित में से सॉरी, निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? 16 महाजनपदों के उदय के बारे में। इसका नेतृत्व बिंबिसार तथा अजातशत्रु जैसे राजनीतिक रूप से अति महत्वाकांक्षी लोगों ने किया था। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मगध में गंगा नदी प्रणाली के प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे उसके लिए नदी व्यापार सुलभ हो गया था। यहाँ के शासकों ने मगध और मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गढ़ संघों को संतुष्ट किया था या फिर उसमें निष्ठा जताई थी, जीत ली थी। मगध में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता थी। उपजाऊ मिट्टी, समृद्ध वन एवं खदानें वहां पे मौजूद थी। ठीक है। तो इसमें से सबसे उपयुक्त है ये थर्ड वाला। ठीक है। इन्होंने भूमि का विभाजन नहीं किया था। देखिए, मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और एक विस्तारवादी नीति के तहत उन्होंने कार्य किया था। और जो विस्तारवादी उनकी जो नीति प्रारंभ होती है, वो नीति कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? जो हर्यक वंश था। ठीक है। जो हर्यक वंश था, बिंबिसार से वो नीति प्रारंभ होती है। बिंबिसार से अजातशत्रु, अजातशत्रु से आगे आगे तक फिर मौर्य डायनेस्टी, महापद्म नंद वंश आता है, फिर मौर्य डायनेस्टी आती है, फिर मौर्य डायनेस्टी के बाद शुंग शासक आता है। तो वो विस्तारवादी नीति उनकी लगातार चलती रही थी। वंश कोई भी किसी भी वंश ने शासन किया हो, लेकिन उनकी विस्तारवादी नीति लगातार चलती रही थी। तो यहाँ पे विभाजन नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 21 से निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में जाना जाता है? जैन परंपरा में कुणिक के रूप में जिसको बोला गया, बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य, किसको कुणिक के नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो कुणिक के नाम से जाना जाता है। देखिए, बिंबिसार को हम लोग श्रेणिक के नाम से जानते हैं। ठीक है। बिंबिसार को श्रेणिक, बिंदुसार को अमित्र घात, अमित्र घात। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स। ठीक है। सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स भी बोला जाता है, एंड्रोकोट्स।
ठीक है, ये इनको जो ग्रीक लोगों ने नाम दिया था, सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स, और अजातशत्रु को बोला जाता है पुनीक। ठीक, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 21 का सी इज द राइट आंसर। ठीक, 21 का सी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 21 में जितने चारों नाम हैं अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, एक टेबल बना के भी दी जा सकती है, सुमेलित करने को भी दिया जा सकता है, इसलिए मैंने चारों आपको बता दिए हैं। कहीं भी आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप चारों को एक तरीके से ध्यान रख पाएं। जो मौर्य प्रशासन है, आप सभी लोग जानते होंगे, मौर्य प्रशासन में अलग अलग डिवाइडेशन थे, तो अलग-अलग विभाग थे, एक पूरा का पूरा मंत्रिमंडल था जो उन विभागों को देखता था, और अलग-अलग मंत्री अलग-अलग विभाग के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जाता था, एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसको हम लोग तीर्थ नाम से जानते थे। तो ये जो विभाग हैं, ठीक है, इन विभाग के जो अध्यक्ष हैं, उनकी चर्चा की गई है, किस विभाग को वो लोग देखते थे। तो हम लोग देखते हैं क्या-क्या है। जैसे पणिया पोतवाध्यक्ष, ठीक है। पोतवाध्यक्ष क्या था? पोतवाध्यक्ष किसका अध्यक्ष था इस चीज़ में? बहुत सिंपल से देखिए, है ना, बहुत बार मिलाने को ही आ जाते हैं। जो आंकड़ा अध्यक्ष था, वो किस विभाग से जुड़ा हुआ था? कुप्या अध्यक्ष किस विभाग से जुड़ा हुआ था? पणिया अध्यक्ष किस विभाग से जुड़ा हुआ था? पोतवा अध्यक्ष किस जुड़ा? बी कह रहे हैं डी डी। ए का 3, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। हाँ, डी बिल्कुल ठीक है। 22 का डी, अभिनव निगम का 22 का डी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सही जवाब है। ठीक। और इसमें कितने तीर्थ हुआ करते थे अभिनव, अगर ध्यान हो जरूर बताना, कितने विभाग थे, कितने तीर्थ थे, तीर्थों की संख्या कितनी थी? आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे जितने भी पूछूंगा आए हुए क्वेश्चन पूछूंगा। और गीता जी 21 का सी ठीक है, काफी लेट हो रहा है। किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मेसग दुर्ग पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत हुआ है? मेसग दुर्ग पर जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था उसका विस्तृत वर्णन वो करते हुए नजर आते हैं कर्टियस, प्लिनी, एरियन, मेगास्थनीज। किसने कहा है? ठीक है, ये किसका विवरण है? ये कर्टियस का विवरण है। और ये जो यूनानी जो इतिहासकार थे कर्टियस, इन्होंने ये मेसग दुर्ग की चर्चा की है। मेसग दुर्ग की चर्चा इस प्रकार से की है कि किस प्रकार से वहाँ उनकी वीरता की चर्चा की जाती है कि जिस जिस जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो वहाँ के जितने भी पुरुष थे उन्होंने शस्त्र धारण करके सिकंदर का जो सिकंदर के आक्रमण का पुरजोर विरोध किया। 23 का है, ठीक है, पुरजोर विरोध किया। पुरजोर विरोध करने के उपलक्ष्य में क्या हुआ, वो सिकंदर की सेना ने सभी जो वहाँ के पुरुष थे उन सबका वध कर दिया, और उसके बाद जो वहाँ पे महिलाएं थी, महिलाओं ने शस्त्र धारण करके सिकंदर के आक्रमण का सामना किया, और सिकंदर इससे काफी रुष्ट हुआ, और उसके बाद उन्होंने सारी महिलाओं का भी वध करा दिया। ठीक, ये जो कहानी है बहुत गौरवशाली कहानी है। अगर हम इसको देखें, ये बहुत ही प्राउडली और बहुत गौरवशाली कहानी है। इतिहास में ऐसी कहानियाँ हमारे बहुत भरी हुई हैं, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी वीर महिलाओं की। और इस तरीके के कुछ टॉपिक्स पे अगर हम लोग देखें भारत में, अगर अगर इस टॉपिक्स पे अगर कुछ फ़िल्में बने तो ज़रूर भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, किस प्रकार यहाँ की महिलाएँ किसी से कम नहीं रही हैं, तो वो भी दर्शाने का एक प्रकार से आपको आपके पास एक माध्यम हो जाएगा। बहुत हिस्टोरिकल तथ्य, खूबसूरत तथ्य और गौरवशाली भी है। अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तुफास, रुद्रादमन, पुष्यगुप्त वैश्य और ऊषभदात। ठीक है, किसने निर्माण कराया था? ये निर्माण कराया था पुष्यगुप्त वैश्य। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहाँ? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात। ठीक है, प्राचीन काल में गुजरात को सौराष्ट्र बोलते थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा तुफास ने उसका मरम्मत कराई थी अशोक के शासन काल में। रुद्रादमन के शासन काल में तो थे सुविशाख। रुद्रादमन के शासन काल में सुविशाख ने उसका पूरा निर्माण करवाया था। ठीक है, ऊषभदात क्या थे? ऊषभदात जो नहपान शासक थे, जो शक शासक थे नहपान, उसके साथ मेरे ख्याल से दामाद थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, दामाद, हाँ शायद दामाद ही थे। अशोक ने अपने किस शिलालेख में अटावी जातियों का उल्लेख किया है? अशोक ने अपने किस शिलालेख में अटावी जातियों का उल्लेख किया? 5वें, 11वें, 12वें, 13वें। ठीक है, किस शिलालेख में? ठीक है, ये 13वें शिलालेख में उन्होंने अटावी जातियों का उल्लेख किया। अटावी जातियां ना, अटावी जातियां थी जो जंगलों में निवास करती थी, और अक्सर ये लूट मार का काम किया करती थी और जनता को। सर क्वेश्चन क्या?
चंद्रगुप्त होना चाहिए ऑप्शन में। सर क्वेश्चन के अनुसार चंद्रगुप्त होना चाहिए। हाँ, देखिए चंद्रगुप्त शासक थे, ठीक है? चंद्रगुप्त उस समय शासक थे और ये कौन थे? ये राज्यपाल थे वहाँ के। चंद्रगुप्त द्वारा अपॉइंटेड राज्यपाल थे, तो उन्होंने उनको आदेश दिया था, तो पुष्यगुप्त वैश्य ने उसका वो कराया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, तो यही सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑब्वियसली देते नहीं हैं, किसी भी ऑप्शन में देना ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि ऐसा ना जैसे कि समझ लो कि मैंने तुमसे ऑर्डर दिया कि तुम ये काम करो। ठीक है? तो मैं कंप्यूटर पे ये काम करना है। तो मोस्टली मेरा ऑर्डर तो माना जाएगा तुमने अपने सुपीरियर के कहने पे किया लेकिन काम काम पे सिग्नेचर तुम्हारे ही होने वाले हैं। क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे अंडर में है ना, वो क्षेत्र तुम्हारे अंडर में है। ठीक? तो ये आप उसको बस इस तरीके से देखें, सुप्रीम ऑर्डर था, सुप्रीम ऑर्डर को फ़ॉलो किया था उसके उसके एम्प्लॉयी ने। चंद्रगुप्त होना चाहिए लेकिन कोई वो हम लोगों को उससे कोई लेना-देना नहीं। चंद्रगुप्त होता तो हम लोग चंद्रगुप्त से ही मानते। ठीक है, चूँकि चंद्रगुप्त नहीं है तो फिर जो उसके ऊपर राज्यपाल हैं तो हम लोग उसको मानेंगे। हाँ, शासक शासक लिखा था क्या? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए लेकिन था नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए लेकिन वो भी कोई बात नहीं, अगर वो भी देखा जाए जो राज्यपाल थे वो भी वहाँ पे एक तरीके से शासक के तौर पे ही कार्य करते थे। वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। रस चिकित्सा का आविष्कारक किसको माना जाता है? रस चिकित्सा का आविष्कारक किसको माना जाता है? वो माना जाता है वारामिहिर, नागार्जुन, आर्यभट्ट और जीवक। किसके थ्रू माना जाता है? अभिनव आपका तर्क बिल्कुल एकदम करेक्ट है, उसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें उसको नकार दिया जाए, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्शन है बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो नहीं है तो हमने उसको सही माना है। तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की कुछ भी आवश्यकता नहीं, कन्फ्यूज़ हो भी नहीं मुझे लग रहा है। ठीक है? वो क्या है ना क्वेश्चन का ऐसा ना कभी-कभी एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके दिमाग में होता है यार ये तो चंद्रगुप्त मौर्य ये क्यों पूछ लिया? ये गलत होना चाहिए। ठीक? लेकिन वो एंटायर की बात कर रहा था क्योंकि उसके अंडर में वो एम्प्लॉयी था तो वही माना जाएगा। रस चिकित्सा का आविष्कारक किसको माना जाता है? ये माना जाता है नागार्जुन को। ठीक है? रस रस चिकित्सा का मतलब होता है रसायन की मदद से चिकित्सा करना। आजकल की तारीख में अगर हम लोग उसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब करें जैसे होम्योपैथिक जो आजकल के ट्रेंडिंग में है, होम्योपैथिक जो इलाज है, वो किस प्रकार से किया जाता है? रसायन की विधि से तो किया जाता है। जो हम लोग क्या पेड़-पौधे से जो उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसका जो रसायन निकालते हैं, उसके थ्रू वो लोग इलाज करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार का इलाज ये नागार्जुन ने किया था, जो उस समय के जो रसायन उपलब्ध थे, उसके आधार पे इन्होंने एक मेडिसिन पद्धति आविष्कार किया था, तो उसको नागार्जुन को ये श्रेय दिया जाता है। 27 से निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्रीविजय पर आक्रमण किया था? चोल शासकों में से किसने श्रीविजय पर आक्रमण किया था? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, कुलोत्तुंग ने और विक्रम चोल ने। ठीक है, श्रीविजय पर। हाँ, आयोग से क्या लड़ना है? आयोग से हम लोग लड़ भी नहीं पाएँगे क्योंकि ये आयोग है ना एक ज़िद्दी स्वभाव का आयोग है, उसने लिख दिया कि हाँ, ये सही है तो हमको वही सही मानना है। तो ये थे राजेंद्र प्रथम, ठीक है? श्रीविजय पर आक्रमण किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने 27 का बी। चलिए आगे चलते हैं। तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला प्रमुख धरोहर है? तो वो है पल्लवों की, चोलों की, चालुक्यों की और पांड्यों की। किसके समय की प्रमुख धरोहर है? तो दोस्तों ये धरोहर है चोला डायनेस्टी की। बहुत नटराज की आप सभी लोग जानते हैं विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है, नटराज मूर्ति विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है, ठीक? 29 है, निरालंबा सरस्वती यानी कि सरस्वती अब निराश्रय हो गई है। ये कथन पर एक कवि का शोका विभक्ति है जिसकी मृत्यु पर की गई है, किसकी मृत्यु पर की गई है? चंदेल कीर्ति वर्मा, भोज परमार, चहमान बीसल देव और मिहिर भोज, ठीक है? किसके बारे में कहा गया है? ये कहा कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की गई थी, ये कहा है हमने भोज परमार के बारे में, परमार शासक थे भोज परमार, उनके बारे में ज़िक्र किया गया है, ठीक है? चूँकि ये
साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। सम्रांगण, सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु कई सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है? और एक मतलब प्रकृति व्यास पता नहीं कौन-कौन सी लिखी है मुझे अभी याद नहीं है, जो मुख्य किताबें वो याद है, वो बता दिया आपको। तो ये अभिलेख हैं, कुछ शिलालेख हैं, उस शिलालेखों को किसने गुदवाया है, किसने लिखवाया, उसके सामने उनके शासक या राइटर कह सकते हैं, शासक दिए हुए हैं। गिरनार, नासिक, इलाहाबाद स्तंभलेख और भीतरी स्तंभलेख। बहुत से जानकार होंगे जो गिरनार जो शिलालेख है, वो क्या है? रुद्रदमन का शिलालेख है। रुद्रदमन क्या थे? शक शासक थे। शकों के सबसे कह सकते हैं महानतम या फिर कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली शासक थे रुद्रदमन। और रुद्रदमन फर्स्ट ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो सातवाहन शासक थे, उनको पराजित किया था। और इसके अलावा नासिक शिलालेख वशिष्ठी पुत्र पुलमावी द्वारा है। इलाहाबाद स्तंभलेख समुद्रगुप्त और भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त। ठीक, ठीक है। तो 3-4, 3-4, 3-4। सी का सी का 3, डी का 4 होना चाहिए। सी का 3, डी का 4। यार इसमें तो सी का 3, सी का 3, डी का 4, सी का 3, डी का 4। ये क्या हुआ? ऑप्शन कैसे गलत हो रखे हैं? ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का। इसको हम लोग थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये मुझे लगता है गड़बड़ कर दिया है ये। सी का 3, डी का 4। ठीक, हम लोग इस तरीके से कर लें। वैसे अगर ये नहीं करेंगे तो इसका कोई आंसर सही नहीं माना जाएगा, अदरवाइज ये आंसर सही है। करेक्शन करने के बाद ये आंसर सही है, अदरवाइज इसका कोई आंसर सही नहीं माना जाएगा। ठीक, 2, 1, 3, 4 बिल्कुल ठीक है। सपना पनवर, आई एम अ न्यू स्टूडेंट सर। ठीक है, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सपना जी। ठीक है, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आप क्लास अटेंड करें उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर, यूजीसी नेट वगैरह की इतिहास की स्पेशल क्लासेस हैं, ठीक है? और वनडे के एग्ज़ाम में भी ये हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन बहुत हेल्पफुल नहीं होंगी क्योंकि बहुत आपकी मदद नहीं कर पाएँगे। लेकिन स्पेशली अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर या फिर जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए हैं और यूजीसी नेट के लिए हैं, तो ज़रूर हेल्पफुल होंगी। तो 30 का होगा सी। 31 का है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अजमेर में सी में सही कर दीजिए। हाँ, सी में सही कर दिया है, मैंने सी को सही कर दिया है। थोड़ा-सा उन्होंने गड़बड़ कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है ना, एक प्रकार की मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक प्रकार की मस्जिद है, ठीक है? वो किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और शाहजहाँ, ठीक है? ये बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा जब बनवाया था तो एक जो शासक थे बीसल देव, ठीक है? विग्रहराज चतुर्थ और उनको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने एक सरस्वती मंदिर बनवाया था। उस सरस्वती मंदिर को तुड़वा के ही इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टी क्यों? ठीक है, 31 का ये टी क्यू। थैंक यू, ओके। ऐसा ना इतनी शॉर्ट फॉर्म मुझे थोड़ा-सा समझने में समस्याएँ होती हैं कि मैं थोड़ा। चलिए अच्छी बात है। अ, बताइएगा आप, देखिए आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हैं? मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, मैं समझ गया, थैंक यू। थोड़ा-सा मुझे दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली ना ये सब टीकी और बहुत शॉर्ट फॉर्म चैटिंग में बहुत ज़्यादा चलता है। और मैं चैटिंग सबसे कम बहुत चैटिंग करता हूँ। मुझे लगता है चैटिंग से अच्छा है किसी इंसान से बात कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। किस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? क्या एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? 1236, 1210, 1206, 1229। 32 का डी। ठीक है। बगदाद के खलीफा का नाम। अभिनव, बगदाद के खलीफा का नाम। बगदाद का खलीफा, उसका नाम, खलीफा का नाम, खलीफा का नाम। और खलीफा ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? कोई नहीं सर, खलीफा ने कौन सी उपाधि दी थी इनको, इल्तुतमिश को, वो बताइए। ठीक, इस पे हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, लौट के आएंगे हम लोग जब लेक्चर खत्म कर लेंगे, लौट के आएंगे। अगर पता हो, आप लोगों को किसी को भी पता हो तो प्लीज इसका आंसर जरूर कीजिएगा।
अच्छा, अगर आप 12 में हैं, ओके। अगर आप 12th में हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन जल्दी ही आने वाले हैं, मेरे ख़्याल से आपके एग्ज़ाम्स। हाँ, अली मुंतसिर बिल्कुल अच्छा। और उपाधि? उपाधि भी दी थी इन्होंने एक। शाह तुर्कन कौन थी? बलबन की पत्नी, मुल्तान के गवर्नर नसरुद्दीन महमूद की पत्नी और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की माता, ठीक है? रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की माता, कौन थी ये शाह तुर्कन? शाह तुर्कन थी क्या थी? रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की माता। जैसे ना जो इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई थी, वो अपने आप को उत्तराधिकारी के रूप में अगर देखा जाए रज़िया सुल्तान को उन्हें अपॉइंट किया था, लेकिन क्या है ना जो अमीरों की साजिश और जो षड्यंत्र है उनकी बदौलत वह रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को शासक बनाया था। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की माता कौन थी? शाह तुर्कन थी, ठीक है? कौन थी? शाह तुर्कन। और ये एक प्रकार से बहुत षड्यंत्रकारी और कह सकते हैं कपटी प्रकार की महिला थी। हुँ। ये 12th की क्लास है, ये आप देखिए आप हैं 12th में, ठीक? और ये इतिहास का पोर्शन है, अब डिपेंड करता है क्या इतिहास आपके पास है कि नहीं है? और इतिहास है भी तो भी आपके मतलब का बहुत अधिक नहीं होने वाला है। तो आप आई तो उसका बहुत-बहुत अभिनंदन है और बहुत-बहुत शुक्रिया भी है उसका, ठीक? इसके अलावा बस ये है कि आपके लिए क्लास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक? तो लेकिन आने के लिए थैंक यू सो मच आने के लिए। शाह तुर्कन, ठीक है? रुकनुद्दीन फिरोज़ की माता। और ये फ़ेमस थी जो शाह तुर्कन थी फ़ेमस थी दान देने के लिए, ठीक है? दान देने के लिए काफ़ी फ़ेमस थी ये। और इन्होंने बड़े खुले दिल से अपने जो अधिकारी थे, अधिकारियों को दान भी दिया था और जो पद भी बाँटे थे। ले जाओ जिसको ले जाना हो सब कुछ। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या का क्या गैर कानूनी। मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ या कथन किसके द्वारा किया गया है? वो आप मैं वही बता रहा हूँ सपना सपना जी आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके पर्पज़ की नहीं है, आपके मतलब की क्लास नहीं है। अगर मान लीजिए चलिए आपके पास इतिहास हुआ भी तो भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक? तो बलवन लेकिन अगर आप आई हैं तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपका बहुत-बहुत अभिनंदन भी है और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि अगर आप आई हैं तो उसके लिए, ठीक। बलवन और बाकी मैं कह रहा हूँ 12th क्लास में हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो आपकी अच्छे से प्रयास, अच्छे से नंबर लाइए और आगे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फ़िरोज़ शाह तुगलक और रज़िया सुल्तान, ये किसने कहा है? ये कहा है 34 का बी, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल ठीक है। 34 अलाउद्दीन खिलजी, ये पहला व्यक्ति ये अलाउद्दीन खिलजी इसलिए भी जाना जाता है कि मंगोल के सबसे अधिक आक्रमण इसके शासनकाल में हुए और इसने भारत के उस समय एक तरीके से दिए जाए शासक होने की वजह से भारत की बहुत बड़ी हेल्प हेल्प की थी, जो मंगोलों के आक्रमण से इन्होंने कह सकते हैं उनके विनाश से भारत को बचा लिया था। अगर ये देखें दूसरे शब्दों में ये कहें निम्न सुल्तानों में किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण जिसको सोंधर बोला जाता है देने की प्रथा का प्रारंभ किया था। ठीक है, सोंधर उसको क्या बोला जाता है? सोंधर जो कृषकों को ऋण दिए जाते थे उसको हम लोग सोंधर बोलते थे उस समय। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और कल मैंने बताया था जिन्होंने इन्होंने एक कृषि विभाग का भी इन्होंने एक निर्माण कराया था। कल चर्चा की थी। सल्तनत काल में मवाजिब कहलाते थे। सल्तनत काल में मवाजिब क्या कहलाते थे? कृषि योग्य भूमि के रूप में सैनिकों को पारिश्रमिक देना, अनियमित सैनिकों के लिए और सैनिकों को नगद वेतन भुगतान करना और लास्ट है सब सैनिक अधिन्यास पाते थे। सब सैनिक अधिन्यास पाते थे। तो उसमें क्या था जो सैनिकों को नगद भुगतान होता था, ठीक है? जो सद सैनिकों को जो नगद भुगतान दिया जाता था और उनको मवाजिब कहा जाता था और नकद भुगतान किसके द्वारा दिया जाता था? नकद भुगतान दिया जाता था, जो आरिज़ ममालिक के दीवान-ए-आरिज़ था, एक विभाग था जो सैन्य विभाग जिसको हम लोग कह सकते हैं, कहते थे इनफैक्ट कह सकते नहीं हैं, उसका जो अध्यक्ष हुआ करता था या जो मुखिया हुआ करता था आरिज़ ममालिक, वो दिया करता था, ठीक? 37 ठीक। 30 है निम्नलिखित में से 38 निम्नलिखित क्या है निम्नलिखित में से किस सोहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी ठीक है सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी
जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूँ के गुजरात अभियान में उसके साथ गया था। ठीक है? ये किस सूफ़ी संत की बात हो रही है? कौन से सूफ़ी संत की बात हो रही है? ये हम लोग सूफ़ी संत की बात कर रहे हैं शेख जमाली, ठीक? शेख सफरुद्दीन, शेख जमाली, शेख गदई, शेख अब्दुल हया। किसके बारे में चर्चा की गई है? एक चर्चा की गई है शेख जमाली, ठीक है? शेख जमाली ने एक बुक भी लिखी है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सियारुल सियारुल आफरीन, ठीक है? इन्होंने ये एक बुक लिखी है सियारुल आफरीन। इसके अलावा इसके अलावा एक और तथ्य, हाँ, इसके अलावा एक तथ्य और है जो ये थे शेख गदई। ये जो शेख गदई थे, ये किसके थे? ये जमाता थे, किसके जमाता थे? शेख जमाली के, ठीक है, गदई। और जब अकबर का शासनकाल था, अकबर का जब मतलब प्रारंभिक स्तर पे जब शासनकाल था उसका, जब वो एक तरीके से बैरम खां उनके रेजेंट के रूप में काम करते थे, बैरम खां और महमनगा वगैरह एक पूरा समुदाय टाइप का था। तो उस समय इनको अ, सद्रुल सुदूर बनाया गया था, सद्रुल सुदूर बनाया गया था किसको? शेख गदई को। सद्रुल सुदूर क्या होता था? धार्मिक विभाग हुआ था, धार्मिक विभाग होता था, उसके अध्यक्ष थे ये, ठीक। वह वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे, वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे, बल्लवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य और रामानंद, ठीक है। तो ये किसने दिए थे? ये रामानंद ने। किसने दिए थे? रामानंद ने। जैसे रामानंद के बारे में आपको पता होगा 1299 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे? प्रयागराज में हुआ था, मतलब इलाहाबाद में हुआ था। और जो श्री राघवा एक इनके जो गुरु थे श्री राघवाचार्य, श्री राघवाचार्य उनसे ही इन्होंने जो श्री संप्रदाय था उसकी दीक्षा ली थी। और इनके 12 जो शिष्य थे, 12 जो शिष्य थे वो फेमस थे, ठीक है। 12 से जिसमें कबीर थे, ओके डी, जिसमें कबीर थे, रैदास थे, धन्ना थे, पीपा, सेना और पद्मावती और सुरसरी, ठीक है। और पद्मावती और सुरसरी दोनों महिलाएं थी, ठीक है, 2 महिलाएं थी जो उनके 12 प्रमुख शिष्य थे। इसमें 2 महिलाएं थी, एक पद्मावती, एक सुरसरी, ठीक है। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, सेना काफी लोग थे, जिसमें से धन्ना कौन थे? जाट थे, ठीक है। ये कौन थे? पीपा राजपूत थे, ठीक, राजपूत थे। सेना कौन थे? नाई थे, ठीक है। रैदास कौन थे? चमार जाति से ताल्लुक रखते थे। कबीर कौन थे? जुलाहा थे, ठीक। ये मैं जात इनकी इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए ये जात इनका बताना ज़रूरी है क्योंकि इनकी जातियाँ पूछी जाती हैं। कई-कई बार इनकी जातियाँ पूछ ली गई हैं। कबीर की जाति कौन थी? रैदास, धन्ना, पीपा, सेना, ठीक है। इसलिए मैंने इनको यहाँ बताना ज़रूरी समझा है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, ठीक। अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध, या तृतीय युद्ध वो मराठों और इनके बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले जो चंदेरी का शासक थे मेदिनी राय, ठीक है। चंदेरी के जो शासक थे, चंदेरी के शासक जो थे मेदिनी राय, कौन थे? मेदिनी राय। उनके खिलाफ युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1928 में, ठीक है। सॉरी 5028 में, यार 1928, 40 का डी होगा, हाँ 40 का डी होगा। 1528 में मेदिनी राय, 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग चंदेरी का युद्ध बोलते हैं, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध क्या हुआ था? चंदेरी के मेदिनी राय और प्लस बाबर के बीच में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ अभिनव एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और गीता जी शायद अभी मौजूद नहीं है लेकिन देख रही होंगी। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने पहली बार भाग लिया था, मुगलों की तरफ से लड़े थे। और शेरशाह सूरी की चालाकी और वीरता को देख के, जैसा इनका बिहेवियर था शेरशाह सूरी का,
वो मुगलों से घृणा करते थे और मुगलों को देश से बाहर निकालना चाहते थे और उन्होंने अपनी घृणा इनके सामने ज़ाहिर कर दी थी। तो बाबर ने अपने जो पुत्र था हुमायूँ, उनको सचेत किया था, किसके शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूँ को सचेत किया था कि इस व्यक्ति से सँभल के रहना, इसके अंदर इसके जो लक्षण हैं, बादशाह बनने के इसके लक्षण हैं, इस प्रकार से उन्होंने सचेत किया था और फाइनली उनका जो शक था बिल्कुल सही बैठा। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 में, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने हुमायूँ को पराजित करके देश से निष्कासित कर दिया था और अपनी सत्ता स्थापित की थी। 41 तीनों युद्ध दे रखे हैं, युद्ध के सामने उनकी डेट दे रखी है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, घाघरा का युद्ध 1529 और ये खानवा का युद्ध। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ठीक है। सी का 2 और डी का 1, ठीक। ये 2 तो युद्ध आप ये 3 तो युद्ध आपको पता है। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था, जो अफ़गान सरदार थे महमूद लोदी, उनके बीच हुआ था। 42 है, 42 देख लेते हैं। यार, इसमें भी लगता है मुझको कुछ सही नहीं किया है। नाना साहब ने कानपुर, ठीक है, नाना साहब आ जाते हैं कानपुर पे, ठीक है। नवाब हामिद अली खां ने कहाँ का बागडोर संभाली थी? दिल्ली में, ठीक है। ये हामिद अली खां जो जफर थे, ठीक है, बहादुर शाह जो जफर थे उनके सेनापति, किसको सेनापति अपॉइंट किया था? हामिद अली खां को। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ निकाली थी? फैजाबाद में, ठीक है। इन पे 50,000 था उस समय, इन पे 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था और मौलवी अहमदुल्ला ने ही जिहाद का नारा दिया था, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। आए हुए क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए ये पॉइंट कुछ ऐसे बता दे रहा हूँ जो आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी होंगे। और मनी राम थे असम में। तो ए का 3 है, सॉरी, ए का 2 है, बी का 1 है, ए का 2, बी का 1, सी का ये भी कुछ ये भी मेल नहीं खा रहा है, इसको भी 3-4 कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी सी आंसर होगा। अगर हम लोग थोड़ा-सा चेंज कर लें तो 42 का सी आंसर होना चाहिए, ठीक। 3-4, सी का 3, सी का 4 ये होना चाहिए, उन्होंने थोड़ा-सा गड़बड़ कर दिया है। 42 का 3-1-2-4, ठीक है। 3-1 3-1-2-4, अच्छा 2-1-3-4, ठीक है। आज हमारे थोड़े टाइपिंग वाले ने थोड़ी-सी गड़बड़ें कर दी हैं 2 क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, आगे ना गड़बड़ की हो। सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की उम्र क्या निर्धारित की गई थी? ठीक है, न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और 15 वर्ष। हालाँकि ये जो एक्ट निकाला गया था, इस एक्ट की जो प्रणेता क्या कह सकते हैं, वो थे बीएस मल्लावारी, जो महाराष्ट्र के एक धर्म सुधारक थे। हालाँकि वो खुद एक पारसी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने ये उनके प्रयासों से एक्ट आया था। उस एक्ट का विरोध आप किसको करते हुए देखते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का पुरज़ोर विरोध किया था। तो इसमें उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? 12 वर्ष। ठीक है। इससे पहले एक और बाल विवाह को लेके एक और मैरिज एक्ट आया था, वो 1832 का नेटिव या सिविल, ठीक है, नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट, ठीक है, मैरिज एक्ट। इसमें लड़के और लड़कियों की जो उम्र डिसाइड की गई थी, लड़के और ऐसा कर लेते हैं बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स की जो उम्र डिसाइड की गई थी, जैसे बॉयज की 18 वर्ष थी और गर्ल्स की 14 वर्ष थी, वर्ष, ठीक है। ये 8072 का एक्ट था, 43 का बी। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है ना, एक क्वेश्चन से 3-3 4-4 पॉइंट इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये सब ऑलरेडी कहीं न कहीं कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आने वाले फ्यूचर में, आने वाले एग्ज़ाम में। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो काफ़ी कुछ आपका तैयार हो जाएगा पहले से ही। 44 सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित 14-18, हाँ, बिल्कुल ठीक है, 14-18 करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो ये उत्तरदायी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, ठीक है। कौन उत्तरदायी था गीता जी, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। ये थे उत्तरदायी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ये क्या थे? कलकत्ता में कलकत्ता विश्वविद्यालय थे,
कलकत्ता विश्वविद्यालय था, उसके उसमें संस्कृत के ये आचार्य थे, संस्कृत पढ़ाते थे और ये विधवा विवाह के पुरजोर समर्थक थे और इन्होंने विधवा विवाह पे बहुत कार्य किया था और यहाँ तक कि जो विधवा विवाह को वेदों से भी दिखाने का प्रयास किया कि वेदों में भी विधवाओं को विवाह करने की आज़ादी दी गई थी। तो इनके ही प्रयासों से 1856 में एक्ट लागू हुआ था। उस समय लॉर्ड कैनिंग क्या थे? उस समय जो लॉर्ड कैनिंग थे, वो वायसराय थे। क्या थे? लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, ठीक? 1856 में और ये कौन-सी डेट को शायद 29 या 26 जुलाई को ये 29 या 26 जुलाई को आया था। 26 जुलाई को सॉरी, ठीक? कभी-कभी डेट पूछ लेते हैं 26 जुलाई 1856 ठीक है। कभी-कभी डेट पूछ लेते हैं सिर्फ 26 जुलाई 1856 इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे। लेक्चर देखो खत्म होने वाला है। लेक्चर खत्म होने से पहले छोटी-सी बात ये बता देना चाहता हूँ देखिए अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप सभी लोगों से जो भी आज यहाँ पे आए थे उन सभी लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इसको सर्कुलेट कीजिएगा। इसको शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों में ताकि थोड़े से यहाँ पे और लोग भी आ पाएँ। आप लोग तो आते हैं उसका बहुत-बहुत शुक्रिया, अभिनंदन मैं बार-बार करता हूँ कि आप लोग आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गीता जी हैं, अभिनव अभिनव तो काफ़ी समय से आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ वो मैं उनकी पढ़ाई में थोड़ा-सा सहयोग दे पा रहा हूँ। सहयोग उनको दे पा रहा हूँगा, मैं अपनी तरफ से ये उम्मीद करता हूँ। बाकी वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रनाडे, दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है? इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में इन्होंने ड्रेन थ्योरी थी, जो वेल्थ ड्रेन थ्योरी थी, उसको उन्होंने उजागर किया था। ये कौन थे? दादाभाई नौरोजी। ठीक है? कौन थे? 45 का डी पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया 45 का डी नहीं है अभिनव, जल्दबाजी में जवाब दिया है तुमने, वरना तुम्हें पता होगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है? ठीक है, जो धन का बाह्यगमन होता था, यहाँ से जो ड्रेन निकल के जाता था इंग्लैंड में, उसको इन्होंने थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है? और इसके अलावा रमेश चंद्र दत्त और महादेव गोविंद रनाडे ने भी थ्योरियाँ दी थी, लेकिन सबसे पहले थ्योरी देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक, 46 पे आते हैं। 46 क्या कहता है? महलवारी बंदोबस्ती के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो महलवारी बंदोबस्त था, जो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा दिया गया हुआ था, क्या? हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी व्यवस्था को दिया था। ये क्या था? ये पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में पेश किया गया था, बिल्कुल ठीक है। भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से समृद्ध थी, जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी का ढांचा कहा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। राजस्व का भुगतान करना ग्राम समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी थी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है और इसका इतना हिस्सा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हिस्सा बिल्कुल गलत है, ठीक? तो ये पूरा ही सेंटेंस गलत हो जाता है, तो इसका जवाब होगा सिर्फ 1 और 2। इसका जवाब होगा ए 46 का। आगे चर्चा करते हैं हम लोग 47 पे। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? इल्बर्ट बिल जो विवाद था, किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था कर्जन, लिटन, रिपिन और मेयो के शासनकाल में। इल्बर्ट बिल विवाद आपको पता होना चाहिए जो पीसी इल्बर्ट थे, पीसी इल्बर्ट थे। इल्बर्ट बिल विवाद था क्या? क्या हुआ था जैसे कि गोरे लोग थे, बड़े-बड़े शासन प्रशासन में वही लोग बैठे थे, जजेस वगैरह वही बनते थे और सभी पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके जो मुकदमे आते थे, वही लोग सुनते थे, ज़्यादातर गोरे गोरे लोग ही सुनते थे। तो वहाँ पे इन्होंने ये जो पीसी एल्बर्ट थे, ये एक बिल लेके आए थे। उसमें ये कहा गया था कि जो काले लोग हैं, जो इंडियन लोग हैं मीन्स मतलब जो इंडियन लोग हैं, वो भी गोरे लोगों पे डिसीज़न दे सकते हैं। मतलब उनसे जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई मुकदमा आता है, तो इंडियन लोग भी उस मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। ये इल्बर्ट बिल में कहा गया था और पीसी इल्बर्ट ने ये बिल लेके आए थे। किसके शासनकाल में लेके आए थे? ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 80 और 84 में। इस इल्बर्ट बिल को जो विरोध हुआ था अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था जिसके चक्कर में इन्होंने बिल वापस लेना पड़ा था और लॉर्ड रिपन ने इसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हुआ था?
ठीक। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब और रमेश चंद्र दत्त। कौन उपस्थित नहीं हुआ था? ये हुए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहली बैठक आप सभी लोग जानते हैं बंबई में हुई थी और पहले अध्यक्ष थे व्यंकेश चंद्र बनर्जी, ठीक। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का उनकी जो खुद इंडियन एसोसिएशन थी 47 का जी श्वेत विद्रोह, हाँ बिल्कुल ठीक है, उसको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था गया में 1922, लाहौर 1929, मद्रास 1927, कराची 1931, ठीक। ये घोषित किया था लाहौर में 1929 में, ठीक है। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज को, पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को इन्होंने 26 जनवरी के दिन पे स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। और बाद में, हालांकि बाद में 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से आज 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 तक मनाते आ रहे हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था? रावी नदी के तट पर। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, 26 जनवरी 1930। इससे जुड़े हुए इस आर्टिकल, इस सम्मेलन से जुड़े हुए कांग्रेस के 1929 के 4-5 क्वेश्चन आते हैं। 4-5 क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ बता दिया है, कहीं से भी आएगा आप सही कर सकते हैं, बस आपके दिमाग में वो चीजें रहें। 50 है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक। 49 का बी, ओके, 49 का बी, बिल्कुल गीता जी, बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, बिल्कुल ठीक है। नागपुर अधिवेशन में उनकी पुष्टि हुई थी और उसका लेख भी उन्होंने ही लिखा था। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा सी, ठीक। इसका 50 का सी आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। 51 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। लखनऊ समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1912, 1914, 1916, 1918, ठीक है, जिसको हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये हुआ था 1916 में। अध्यक्ष कौन थे इस समय? अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष पूछ लेता है, इस चीज को ध्यान रखेगा। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। और भूमिका किसकी रही थी? ठीक है, इन दोनों के बीच में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो भूमिका थी, वो किसकी भूमिका थी इसमें? एनी बेसेंट और तिलक, ठीक है। दोनों के बीच समझौता कराने में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों के तीनों पूछे जा सकते हैं। 52 है, अखिल भारतीय कांग्रेस के 89 के बंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? किसके? 89 में, जिसमें 89 के जो बंबई अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी विलियम बेडरबन ने, ठीक है। किसने अध्यक्षता की थी? विलियम बेडरबन ने। और विलियम बेडरबन ही जो डॉक्टर ह्यूम, जो सचिव थे कांग्रेस के पहले, डॉक्टर ह्यूम, उसकी जो जीवनी है वो किसने लिखी है? विलियम बेडरबन ने। 10, 8, 5, 7, ठीक। तो इसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया था सबसे पहले। आखिरी क्वेश्चन है ये 53, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? इसी से जुड़ा हुआ अभी शायद 51वां क्वेश्चन था। कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, लाहौर। उसमें सन पूछा था, इसमें स्थान पूछा है, तो स्थान है लखनऊ, ठीक है, स्थान है लखनऊ। 52 का ए, ठीक, 52 का ए, और स्थान है लखनऊ। तो ये हो गया आज का पेपर हमारा कंप्लीट। 43 का बी। तो लेक्चर तो दोस्तों खत्म हो गया, ठीक है। और 32 का हमने पूछा था, उसके जो बगदाद के खलीफा थे वो जो बगदाद के खलीफा थे अल मुंतसिर, अभिनव में आंसर दिया था अल मुंतसिर, बहुत अच्छा आंसर था, बिल्कुल सही जवाब था। इसके अलावा जो अल मुंतसर थे उन्होंने इनको एक उपाधि दी थी सुल्तान आजम की। इल्तुतमिश को एक उपाधि दी थी सुल्तान आजम की। कहीं कहीं क्वेश्चन
मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी अगर पूछ ले क्या उपाधि दी थी, किसने दी थी इल्तुतमिश को, तो वो उपाधि दी थी सुल्तान ए आज़म की और किसने दी थी बगदाद के खलीफा अल-मुंतसर ने। ठीक? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज़ इसको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। अगर खराब भी लगा है तो प्लीज़ उसकी भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं बार-बार आप लोगों से कहता हूँ योर फीडबैक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस और इसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ योर फीडबैक वी कैन इम्प्रूव माइ सेल्फ ठीक है? तो अ मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी कोशिश कर सकता हूँ बदलने की चेष्टा कर सकता हूँ और लेवल ऑफ को जो क्वेश्चन है वो भी चेंज करने का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है? और कहीं अगर गलती हुई हो तो भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सर आज तबीयत ठीक है आपकी? आज तो लग रही है हाँ, आज तबीयत कुछ ठीक है, कल 2-3 दिन से बेहतर है। ज़्यादा साँस नहीं फूल रही है मतलब ठीक है, दवाई 3-4 दिन से खा रहा हूँ लेकिन खाँसी-वासी अभी भी तबीयत कुछ बनी हुई है। ये मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम चेंजिंग थोड़ा-सा एनवायरनमेंट होता है ना, थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो लेक्चर तो पता ही है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों के उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग आए और कल भी आप लोग आइएगा। कल हम लोग देखते हैं लेक्चर एक काम करते हैं कल संडे है, कल एक काम कर लेते हैं 100 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग पार्ट टाइम उठा लेते हैं। अगर जो लोग जुड़ना चाहें, जो हालाँकि जो क्वेश्चन हमारे पहले से ही क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के पड़े हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उसमें देखता हूँ 10-5 क्वेश्चन और मैं जोड़ लूँगा। जिन लोगों ने देख रखे हैं अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देख रखे हैं उनके लिए मैं ये सर एग्ज़ाम तक प्राचीन ही पढ़ा दो। देखो गीता जी मैं आपको कुछ सिंपल सी चीज़ बताऊँ, मैं प्राचीन आपको हर संडे को हर संडे को एक टॉपिक आपका प्राचीन का करा दिया करूँगा। चाहे 100 क्वेश्चन हो, चाहे 150 क्वेश्चन हो और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आएँगे तो अच्छा लगेगा और संडे को जो क्लास होगी उसका मैं टाइमिंग दे दूँगा। टाइमिंग आपको दे दूँगा, शाम कोशिश करूँगा शाम-वाम को टाइमिंग रखूँ 10 बजे से क्योंकि क्लास थोड़ी-सी अगर लंबी हो जाएगी तो हो सकता है 12 बजे तक क्लास चली जाए। पता नहीं उस समय तक आप अवेलेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन 10 बजे मेरे ख्याल से ठीक है। और मैं सिंधु घाटी सभ्यता से कल क्वेश्चन है, आपके कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन करा दूँगा और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए गारंटी नहीं ले रहा हूँ लेकिन मैं 100 क्वेश्चन मतलब बहुत होता है, 100 क्वेश्चन उसमें 10-20 क्वेश्चन मैं और जोड़ दूँगा अपनी तरफ से जो कुछ क्वेश्चन बनाऊँगा उनको जोड़ दूँगा। वो 100, 150 या 120, 130 जितने भी बन जाते हैं, वो आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए लाभदायक होंगे। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ और इसके अलावा हम लोग उसमें फिर जब वैदिक कराएँगे तो वैदिक में भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ने का प्रयास करूँगा। ठीक है? जीएस में देखिए जीएस इतिहास आपका तैयार है, आप ज्योग्राफी और पॉलिटी तैयार करते रहिएगा। बाकी मैं देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वो मैं तैयार करवा दूँगा पॉलिटी। बाकी कुछ एक पोर्शन है आप पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर 1, 2, 3 क्वेश्चन आते हैं वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। बहुत अधिक नहीं आते उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएँगे। हम लोग मैं बता रहा हूँ एएसओ की जो क्लास चलेगी आप उसमें ज़रूर आइएगा। आपका उसमें वो कंप्लीट होता चला जाएगा जीएस। ठीक है? तो आप घबराइए पहले देखिए मैं गीता जी आपको बार-बार कह रहा हूँ जीएस को लेके घबराइए मत। मैंने बताया है कि अगर आप लूसेंट भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, लूसेंट का इतिहास, लूसेंट का मैं कोई प्रमोशन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसके सॉफ्ट क्वेश्चन होते हैं, जीएस के 30 क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते, बहुत सॉफ्ट क्वेश्चन होते हैं। वो आप ईज़िली कम से कम 20 क्वेश्चन तो अगर आप लूसेंट का ज्योग्राफी और पॉलिटी अगर इतिहास पढ़ लेंगी और थोड़ा बहुत जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो भी पढ़ लेंगी, तो 100% आप 20 क्वेश्चन 100% सही कर लेंगी। इसके अलावा आपको करंट पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक? तो आपकी पढ़ाई के ऊपर है। सर, ये क्या है गुरु
ये आपने क्या लिखा है थोड़ा-सा समझने में दिक्कत है सर। गुरु के पढ़ाने से ज देखिए, मैं आपको पहले देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, मैं आपको सिर्फ़ 1 घंटा पढ़ा सकता हूँ, मैक्सिमम से 2 घंटा। लेकिन मैं कल ही आपको कह रहा था, आप सभी लोगों से कहता हूँ, अभिनव से कहता हूँ, कम से कम अपनी जो स्टडी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, मैं 10-12 घंटे में यकीन नहीं रखता हूँ। लेकिन आप कंटीन्यूअसली कम से कम 24 घंटे में 7 से 8 घंटे हर दिन निकालिए बस, हर निकालना हर दिन है बस। ये नहीं करना है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 2 या 3 घंटे पे अटक गए। हर दिन आपको 8 घंटे हर दिन एक प्रॉपर स्टडी करनी है। टाइम टेबल आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, कब आपको क्या पढ़ना है। ये आपकी समस्या है और इस समस्या का समाधान भी आपको ही निकालना होगा। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप सभी लोगों की जीवन लाइफ़ की जो साइकिल है, किस प्रकार से पारिवारिक साइकिल चल रही है। कहाँ पे कब क्या काम पड़ता है, जॉब में है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। अपना टाइम टेबल अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट करिए कि जिस समय आप खाली हैं, उस समय आपको क्या पढ़ना है, ठीक? और पढ़ने का तरीका आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस तरीके से पढ़ना है। और सबसे चीज़ है ना, आप देखिए क्या होता है जब आप बहुत घबराते हैं कि हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये है, वो है और इनको ये आता है, उनको वो आता है, ठीक है? इस पे बिल्कुल मत जाइएगा। ज़रूरी नहीं है कोई आपसे ज़्यादा जानता है कि वो क्वालीफ़ाई कर जाएगा, ठीक? या मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वालीफ़ाई कर जाऊँगा, आप नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है, हो सकता है आप क्वालीफ़ाई कर जाएँ, मैं ना कर पाऊँ, ठीक है? मैंने कई बार कहा है कि एग्ज़ाम के समय आपकी क्या मनोस्थिति है, क्या परिस्थितियाँ हैं, हर चीज़ मायने रखती है, ठीक? हर चीज़ मायने रखती है। आपने जितना पढ़ रखा है, हो सकता है आपने जितना पढ़ा हो, उस हिस्से से अधिक क्वेश्चन आ जाएँ, ठीक? और ये हो सकता है कि उस हिस्से को मैंने बहुत अधिक फ़ोकस ना किया हो, तो मैं उस हिस्से से क्वेश्चन गलत कर सकूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो सिर्फ़ सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो पढ़ेंगे, उस पे ध्यान दीजिए बस। ये मत ध्यान दीजिए किसको कितना आता है। कॉम्पिटिशन का दौर है, जिसका सही दाँव बैठ जाता है, वो आगे निकल जाता है, जिसका नहीं बैठता है, वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे कैंडिडेट हैं, वो मूर्ख हैं, ठीक? अच्छे कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ़। अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, अगर किसी वजह से क्वालीफ़ाई नहीं होते तो उनको हम लोग गलत नहीं बोल सकते कि ऐसा-वैसा। वो कुछ स्थितियाँ रही होंगी, नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं है वो लोग बेवकूफ़ होते हैं या मूर्ख होते हैं या उनको कुछ पता नहीं होता है। उनको बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ होती हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, नहीं सलेक्शन ले पाते हैं, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन आप सभी से यही है, आप लोग अपने कम से कम 8 घंटे कंटीन्यूअसली अपनी स्टडी को रखिए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं 8 घंटे तो कम से कम कोशिश ये कीजिए 5 से 6 घंटे ज़रूर ही पढ़ें। नहीं, मैं तो हमेशा पॉज़िटिव ही रहता हूँ, मैं ये सोचता नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? मैं सिर्फ़ पढ़ने पे मैं मेरा देखिए मेरा क्या है गीता जी, मैं सिर्फ़ पढ़ने पे यकीन रखता हूँ। मेरा ये और जो जिस चीज़ पे मैं यकीन रखता हूँ, वही चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ कि अब जो आप पढ़ रहे हैं, उस पे यकीन रखिए, ठीक? ये ज़रूरी नहीं हम लोग को देखिए हम सभी लोग जो हैं कॉम्पिटिशन में हैं। हम लोग एकेडमिक नहीं दे रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि कुछ एक चीज़ें पढ़ ली और कुछ भी लिख के चले आए और पास हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। हम सभी लोग कॉम्पिटिशन में हैं और कॉम्पिटिशन में हर चीज़ मायने रखती है, तो हमको हर चीज़ को लेके चलना है, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत अधिक पढ़ा-लिखा है या बहुत अधिक उसकी नॉलेज है, वो क्वालीफ़ाई कर जाएगा या किसी का उससे थोड़ा-सा कम है, वो नहीं कर पाएगा। ये किसी को कम मत आँकिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने आप को कम मत आँकिए, ठीक? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको मतलब ये मत समझिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा जानता हूँ और आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये मत समझिए कि आप मुझसे कम जानते हैं। अभिनव कंटीन्यूअसली आता है मुझे लगता है अभिनव का नॉलेज बहुत अच्छा है, मैं कई बार कह चुका हूँ अभिनव का नॉलेज बहुत अच्छा है और आने वाले समय में ये नौकरी भी पा लेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से। हाँ, ठीक है। अब मैं सीधा-सा ये आप ये समझिए अगर आपके मान लीजिए इतिहास के अगर 50 क्वेश्चन है टीजीटी, पीजीटी या कुछ किसी में मान के चलिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आप 50 के 50 सही नहीं कर सकते हैं,
ठीक है? आप 50 के 50 कभी सही नहीं कर सकते हैं। आपकी जितनी बेटर स्टडी होगी, जितनी बेहतर स्टडी होगी आपकी, जितना अच्छा पढ़ा होगा, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, आप क्या कर लेंगे उस 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन की साइकिल आप ले जा सकते हैं। हो सकता है आप 40 पहुँच जाएँ, 42 पहुँच जाएँ, 43 पहुँच जाएँ। हो सकता है कि आपने जितना पढ़ा वो ज़्यादातर आपका फँस गया हो तो 45 पे पहुँच जाएँगे, लेकिन आप 50 फिर भी सही नहीं कर पाएँगे। दिस इज़ ट्रू, ठीक? तो इस चीज़ को मानिए, आपकी स्टडी आपको सिलेक्शन के बहुत करीब ले जाएगी, सिलेक्शन आपको दिला भी देगी, लेकिन 100% कोई सही नहीं कर पाता, ना मैं, ना आप, ना कोई और, ठीक? क्योंकि ये इतिहास है। यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया जाएगा, जैसे एक वैकेंसी तो आप देखिए सरकारी रिज़ल्ट वगैरह देखते रहिए, वैकेंसी आपको प्रॉपर पता चलती रहेंगी, और इसके अलावा अगर आपका पीजीटी वगैरह भी है यूपी का, तो वो तो आपको डेट वेट आ ही गई होगी, पढ़ ही लिया होगा। और अभी 1-2 वैकेंसी और आने वाली हैं। एएसओ वगैरह की वैकेंसी आने वाली है, अगर कोई उसमें एमबीए है या एमटेक है या फिर दूसरी कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो फ़िलहाल अभी आप जो आएँगी, आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई वैकेंसी अभी मेरी नॉलेज में नहीं है, होंगी तो मैं आपसे ये कहूँगा, तो थोड़ा-सा जो ऑफ़िशियल साइट्स होती हैं सरकारी रिज़ल्ट वगैरह, वहाँ पे आप देखते ज़रूर रहिएगा, ठीक? और कल मैं बता रहा हूँ, कल आप दोनों ज़रूर आइएगा, इनसे हालाँकि मैं अभिनव शायद पहले भी आ चुके हैं, मैं सिंधु घाटी सभ्यता एक बार फिर से करा दूँगा आपको। देखिए, गीता जी के ख़ास तौर से इसलिए प्राचीन भारत का मैं 8-10 लेक्चर लेके जल्दी-जल्दी ख़त्म कर दूँगा। अगर गीता जी आपके साथ कोई लेक्चरर प्राचार्य का दे रहा है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का दे रहा है, कोशिश कीजिएगा संडे को आप सभी लोग एक साथ आ जाएँगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई आपके साथ देने वाला है, किसी कोई कलीग्स आपके साथ दे रहा है, कहीं और पढ़ रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको ज़रूर लेके आइएगा, तो उसके लिए भी समान रूप से बेनिफिशियल होगा। बस ये छोटी-सी रिक्वेस्ट है। हाँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए। हालाँकि वो सभी के लिए जितने लोग हैं, उस कोई भी देख सकता है, ठीक है? अभिनव भी देख सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन चूँकि है ना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर चूँकि एंशिएंट हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री मैं एक पूरी करा दूँगा, ठीक है? हर संडे को 2 या 3 घंटे का हर पोर्शन से, हर टॉपिक से, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उस टॉपिक से 100 से 150 क्वेश्चन करा दूँगा। फिर वैदिक सभ्यता 100 से 150 क्वेश्चन करा दूँगा हर उससे। तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आ जाएँ, आपके लाभ के क्वेश्चन हों। और आप स जितने आपसे जुड़े हुए हैं, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का दे रहे हैं, प्लीज़ उनको भी अवेयर कर दीजिएगा, उनको भी लेके आइएगा, 10 बजे से ही क्लास रहेगी, ठीक? अ, चलिए, आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? कल आप लोगों से फिर वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की अभी नहीं आई हुई है। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कल जैसे आपने कहा था एंशिएंट हिस्ट्री करा दीजिए, तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री का कल संडे है, टॉपिक वाइज़ उसका एक लेक्चर ले लूँगा, जिसमें कल जो लेक्चर होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ लेक्चर होगा, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ लेक्चर होगा, उसमें कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन होंगे। आप आएँगे तो सिंधु घाटी सभ्यता उसी में पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, उसी में तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन इधर-उधर घुमा-फिरा के नहीं आते हैं, तो अगर आप सब लोग आएँगे, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स जो लोग दे रहे हैं, अगर आप सब लोग आएँगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा लाभदायक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आएँगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा 10 बजे, और कोई भी उसमें आ सकता है, क्योंकि वो समान रूप से सभी के लिए लाभदायक पोर्शन होगा, ठीक? तो कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी है, तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं, और कल फिर 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। हाँ, 10 बजे से ही क्लास रहेगी, और आप लोगों से जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का दे स्पेशली जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का दे रहे हैं, क्योंकि उसी का एग्ज़ाम पहले है, तो वो एंशिएंट हिस्ट्री में दोबारा से, हालाँकि मैं ले चुका हूँ, फिर मैं दोबारा से कुछ क्वेश्चन और ऐड करके सिंधु घाटी सभ्यता के कम से कम 120-130 क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँगा। वो क्वेश्चन अगर आप पूरे आपके हो जाएँगे, तो उम्मीद करता हूँ उन्हीं को 100 150 क्वेश्चनों में से ही आपके
क्वेश्चन फँस जाएँगे। ठीक, गारंटी देखिए बिल्कुल नहीं दूँगा मैं, ये मत कहिएगा सर ने कहा था सब इसी में ऐसा आ जाएगा। लेकिन वो एक टॉपिक से 100 डेढ़ 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ भी नए क्वेश्चन नहीं आते, घूम फिर के वैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें कुछ और क्वेश्चन बना सॉरी अपनी तरफ से बना के दे दूँगा ताकि अगर कुछ थोड़ा-सा इधर-उधर हो भी आए तो भी आपको मिल जाएँगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, मुलाकात अब कल फिर आपसे होगी, 10 बजे आप लोग आइएगा। जो भी अभिनव और गीता जी और ये अ, चंद्रेश कुमार, ठीक है? चंद्रेश कुमार अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या जीआईसी लेक्चरर या फिर पीजीटी, टीजीटी दे रहे हैं इतिहास से, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आज का तो लेक्चर खत्म हो चुका है, लेकिन अगर कल आप आएँगे तो भी आपका कल भी बहुत स्वागत रहेगा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ क्लास अगर आपको पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आए हों और पढ़ने में आनंद आया हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दूसरे लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, नंबर आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर है, इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर में आप लोग कॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी समय देखिए रात के साढ़े 11 बजे 10 से 11 बजे तक तो कॉल उठाई जा सकती है, 10 से 11 बजे के बीच में। लेकिन रात को ऐसा नहीं है कि जब मन करे फ़ोन कर दें, ठीक? तो चलिए कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तो गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स, आराम से सोइए, शांति से सोइए और कल फिर आपसे एक नई ऊर्जा के साथ जागिएगा और किताबों का फिर से नई ऊर्जा के साथ उनका प्रयोग कीजिएगा बिल्कुल सही संदर्भ में। ठीक है? चलिए हम लोग चलते हैं, कल आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट एवरीवन।